हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी को विद मी। आज हम दिसंबर 2018 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। उसका सेकंड पार्ट जो है वो सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विल इन द ISLM मॉडल। यानी कि अदर बातें जो हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल होने की दिशा में सरकार के जो एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि होने से जो IS और LM मॉडल है उसके अंतर्गत क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इंक्रीज इंटरेस्ट रेट एंड शिफ्टिंग द LM कर्व टू द लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो क्या है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इससे क्या है, IS वक्र जो है इसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंक्रीज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एट ऑल इंटरेस्ट रेट शिफ्टिंग द IS कर्व राइट। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब जो हमारी ब्याज की दर है वो संतुलन आय स्तर से अधिक वृद्धि हो जाती है उसमें, तो जो IS वक्र है वो क्या है, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और IS वक्र जो है ये क्या है, नेगेटिव स्लोप का होता है, इस तरह से होता है IS वक्र। ठीक है, और इसका निवेश के साथ क्या है, सॉरी, जो इसमें क्या होता है, जब ब्याज की दरों में वृद्धि होती है, ब्याज की दर जब बढ़ती है तो जो निवेश है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल GDP इज 15% पर एनुअम। यानी प्रतिवर्ष की जो नॉमिनल GDP है वो कितनी है, 15% है। द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP डिफ्लेटर इज 5%। GDP डिफ्लेटर दिया हुआ है 5%। इफ द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ 2%, पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 2% है, वट विल बी द एनुअम रेट ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा रियल GDP। पर कैपिटा रियल GDP निकालना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जनसंख्या में से जो हमारी GDP में से हम क्या करते हैं, GDP रियल GDP जो होती है, रियल GDP में से हम रेट ऑफ ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है उसको हम क्या है, माइनस कर देते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास पर कैपिटा रियल GDP आ जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास दिया हुआ है GDP डिफ्लेटर दिया हुआ है। ठीक है, GDP डिफ्लेटर दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रियल GDP। ठीक है, रियल GDP निकालनी है हमें। रियल GDP निकालेंगे तो उसमें से हम ये जो ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पर कैपिटा रियल GDP आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो रियल GDP है, रियल GDP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफ्लेटर माइनस इंक्रीमेंटल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इंक्रीमेंटल ऑफ पॉपुलेशन होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और एक जो इसका फॉर्मूला होता है, रियल GDP का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये नॉमिनल GDP डिवाइड बाय GDP डिफ्लेटर इनटू 100। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर, रियल GDP इज इक्वल टू 115 प्लस 105 इंटू 100। ठीक है, जब इसको हम करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आएगा 1.095 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसका ये दशमलव उठाएंगे तो ये क्या है, लगभग नियर अबाउट 10% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 10% इसको हम मान लेते हैं। तो अब 10% में से हम जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है, रियल GDP आ जाएगी। तो रियल GDP अब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8% की इक्वल होगी रियल GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोनमी विद अ लीनियर होमोजीनियस स्कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन the share of capital and labor in total output are respectively 40% and 60%। यानी जो कैपिटल का शेयर है वो है 40% एंड लेबर का शेयर दिया हुआ है 60%। द कैपिटल स्टॉक एंड लेबर फोर्स फ्री आर ग्रोइंग रिस्पेक्टिवली 8% and 3% per annum। if the rate of growth
if the rate of growth, if output is recorded as 7% per annum, then the rate of growth of total factor productivity will be, यानी कि एक हमारे पास क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है कि और श्रम और पूंजी यानी लेबर और कैपिटल का हिस्सा दिया हुआ है, उसके बाद इनकी ग्रोथ रेट दी हुई है दोनों की, और उत्पादन वृद्धि दर भी दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कुल साधन की प्रोडक्टिविटी, कुल साधन की प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ रेट क्या है वो हमें निकालना है। तो बेसिकली सबसे पहले जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसको कैसे डिनोट करते हैं। ये होता है Q इक्वल टू ए के अल्फा एंड एल बीटा, ठीक है, एल बीटा। तो जब हमारे पास कैपिटल एंड लेबर की शेयर दिए हों और उनकी ग्रोथ रेट दिया हो, तो इसको हम क्या है थीटा में चेंज करते हैं। तो इसको थीटा में हम चेंज करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बनता है, फॉर्मूले को एक बार नोट कर लेना। तो ये क्या बनता है, चेंज थीटा अपॉन में थीटा इक्वल टू चेंज ए अपॉन में ए इंटू फिर ए आ जाता है मल्टीप्लाई 100, फिर प्लस में चेंज एल अपॉन में एल इंटू एल गुणा में 100, फिर प्लस में चेंज के अपॉन में के इंटू के इंटू के आता है यहाँ पे इंटू 100, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा, चेंज थीटा अपॉन में थीटा जो हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि जो ग्रोथ ऑफ आउटपुट रिकॉर्डेड है ये कितना है 7% है, ठीक है, 7% हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए जो है वो दिया हुआ नहीं है, ये हमने निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, कैपिटल और लेबर का शेयर दिया हुआ है। तो लेबर का दिया हुआ है 60 अपॉन में 100 इंटू 3, ये 100 यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि 60% है, ठीक है, परसेंट का हमने क्या 100 नीचे ले लिया। उसके बाद 3% है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3% इंटू 100, प्लस में कैपिटल का है कितना 40 प्लस 100 इंटू 8 अपॉन में 100, ठीक है, सॉरी इनके गुणा में भी 100 आएगा, ठीक है, दोनों के गुणा में भी 100 आएगा, ठीक है। तो अब इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 7% इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस इसको जब हम ये 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 180 अपॉन में 1000, हाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 1000 आ जाएगा इंटू 100, ठीक है, प्लस में ये कितना आ जाएगा 32 अपॉन में 1000 इंटू 100, ठीक है। और जब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 7% इक्वल टू ए प्लस 1.8% प्लस 3.2%, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5%, ठीक है। तो अब जो ए है इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या है, चेंज ए अपॉन में ए इक्वल टू 7%, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2% आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2% के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेंथ हेंशन विच अमंग द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज फैक्टर इन्हांसिंग इफेक्टिव डिमांडेड, यानी कि बेंथ हेंशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो है वो प्रभावी इफेक्टिव डिमांड जो है उसको बढ़ाने के साधन के रूप में माना गया है, ठीक है, यानी कि किन कारणों से प्रभावी मांग जो है वो बढ़ती है। तो बेंथ हेंसन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 स्टेटमेंट इसमें सही होगी, यानी कि 1 एंड 2, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्यों, ये मानता है कि तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या है
लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वो क्या है, अधिक डिमांड कर पाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर से बढ़ती है। एंड दूसरा राइजिंग पॉपुलेशन। अब जो बेन टेंशन है राइजिंग पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को भी एक क्या है, प्रभावी मांग बढ़ने का एक साधन के रूप में मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जो उनकी बेसिक नीड्स होंगी उसको पूरा करने के लिए क्या है, जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ठीक है। इनका मानना ऐसा था, तो इस कारण से ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेच ऑफ द फॉलोइंग है। एक साइड हमें ऑथर दिए गए हैं, दूसरी साइड उनकी बुक्स दी गई हैं। तो सबसे पहले आता है मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन की बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट जोसेफ सुपीटर। जोसेफ सुपीटर जो है इनकी है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल जो 1867 में आई थी। नेक्स्ट है थॉमस पिकेटी। थॉमस पिकेटी की है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यानी ए का है 2, ए का 2 किसी ऑप्शन में भी नहीं है, इस एक ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। डी का 3, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डू केंजियनिज्म एंड मोनिटरिज्म एग्री। यानी कि ऐसी कौन सी ऐसी निम्न में से, इन निम्न स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिस पर जो केंजियन और मुद्रावादी थे वो दोनों सहमत थे, ठीक है। तो सबसे पहले है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ डिमांड शोक इन चेंज इन सप्लाई। तो सबसे पहले तो ये क्या बताया है कि जो मांग डिमांड है, डिमांड का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, आपूर्ति में परिवर्तन होना, ठीक है। नेक्स्ट है द डिमांड फॉर मनी इन इंटरेस्ट इलास्टिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि मुद्रावादी एंड जो केंजियन है ये दोनों क्या है, डिमांड को क्या है, मुद्रा की जो मांग है उसको ब्याज लोचनीय मानते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनका जो डिफरेंस है, इनका केंजियन और मुद्रावादी का जो भी डिफरेंस है इसमें, ये पहले हम कर चुके हैं इसको, तो दोबारा इसको यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो हमारा वो दूसरा चैनल है इकोनॉमिक प्रिपरेशन नाम से, उसने इसको कवर किया था, ठीक है। इसकी अलग से वीडियो है डिफरेंस बिटवीन केंजियन एंड मोनेटरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कैश बैलेंस अप्रोच द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ठीक है। यानी जो केस बैलेंस अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग मुद्रा की मांग लोच जो है वो क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इज इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। और इसमें नगद बैलेंस अप्रोच, जो केस बैलेंस अप्रोच है यानी नगद शेष उपागम जो है, इसमें ये क्या मानते थे, ये जो मुद्रा की मांग है इसको लेन देन के रूप में नहीं मानते थे, बल्कि इसको क्या है, संचय के रूप में मानते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इक्वल टू 1 होती है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प इन द बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट। यानी कि इनमें से निम्न में से कौन सा ऐसा उपकरण है जो ऋण लेने में एक, निम्न में से सरकार द्वारा इनमें से कौन सा एक उपकरण है जो उनको ऋण लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली 4th, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ओनली 4th जो है, यानी SLR जो है, ये क्या है, जो कमर्शियल बैंक है उनको ऋण प्रदान करने से पहले इनको क्या है, कुछ कैश या फिर स्वर्ण भंडार या मतलब कुछ सिक्योरिटीज़ के रूप में इनको क्या है RBI के पास रखना पड़ता है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल जो है ये SLR कितनी है, 19.5% के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब कि SLR द्वारा जो बॉन्ड है या सरकारी सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनमें निवेश करने के लिए जो कमर्शियल बैंक है उनको मजबूर भी किया जा सकता है, ठीक है। भारत में जो ऋण वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल मे बी कोज्ड बाय विच अमंगस द फॉलोइंग। यानी निम्न में से ऐसा कौन सा कारण है जो सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि करता है। तो सबसे पहले है एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मनी सप्लाई यानी जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो इसके साथ साथ क्या है, प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है। यानी प्राइस और सप्लाई जो है उनमें पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब किसी भी वस्तु की आपूर्ति बढ़ती है, ठीक है, तो इसके साथ साथ
उसका प्राइस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लोगों के पास क्या है, मनी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे जो रियल वैल्यू है, रियल प्राइस है, वो क्या है, बढ़ता है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। तो उत्पादन के कुल स्तर में वृद्धि ये सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो जो प्राइस है वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। बिल्कुल सही, प्रभावी मांग में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। यानी कि इनमें से कौन सी कमेटी थी जो क्या है, यूनिवर्सल बैंकिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसकी सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी RH खान कमेटी ने जो सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा है उसकी सिफारिश करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर अ न्यू बैंक टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस अंडर द ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑफ RBI। यानी कि RBI के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कोई भी एक नया बैंक है उसके लिए जो लाइसेंस होता है उसका आवेदन करने के लिए जो अपेक्षित हमारी पर्याप्त पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसको RBI ने निर्धारित किया है 12%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, यानी MCLR। इसका इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है या इसका उद्देश्य नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले है टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट्स इनटू द लैंडिंग रेट्स ऑफ बैंक। यानी कि जो बैंकों की नीति दरों के, बैंकों की जो उधारी दर हैं उनको सुधारना। ठीक है, उनका पोषण करना, उसको इम्प्रूव करना, तो ये तो इसका है उद्देश्य। नेक्स्ट है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट्स विच आर फेयर टू बोरोवर्स आर वेल एज बैंक्स। यानी कि ब्याज दर जो भी बोरोवर्स हैं और बैंक दोनों के लिए एक समुचित है कि बैंक ऋण की उपलब्धता इसमें क्या है, सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही है। टू इनेबल बैंक्स टू बिकम मोर कम्पिटिटिव, बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना इसका मेन मोटिव है। ठीक है, तो ये तीनों तो इसके मोटिव हो गए हैं। नेक्स्ट है टू इनेबल द RBI टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। जो इसमें क्या, स्फीति का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में RBI का समर्थन करना, तो ये इसका टारगेट नहीं है। ठीक है, स्फीति का लक्ष्य प्राप्त करने की, स्फीति तो क्या है वैसे ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका टारगेट नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ओके गाइज, ये थे आज के हमारे सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चन। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।